हाँ तो साथियों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के सीरीज की एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 हमारी वित्तीय संस्था है, इसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। और इससे पहले के जो भी 3 चैप्टर है उसका हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फटाफट हम लोग बिना समय को गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने लोग होते हैं। तो स्वयं सहायता समूह जिसको हम लोग कहते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आप लोग देखते हुए कि आपके गांव में क्या होता है कि महिला लोग 10-15 महिला लोग मिल जाती है एक जगह और 10 रुपया 15 रुपया जमा करती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं स्वयं सहायता समूह। तो इसमें याद रखिएगा कि 15 से 20 लोग होते हैं। कितने लोग? 15 से 20 लोग होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। तो सहकारी समिति का मतलब होता है कि जब आपस में 10-15 लोग मिल जाए और क्या करे कि एक संस्था का निर्माण करे, वह होता है सहकारी समिति। तो वह कितने होने चाहिए? तो कम से कम 10 लोग होने चाहिए। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो देखिए, ये जब प्रश्न आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था उसके अनुसार तो उस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। कितनी थी? 19। लेकिन वर्तमान में अगर 2024 में पूछा जाए कि कितना है तो 12 है। तो आप लोग याद रखिएगा, अभी के एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग कितना टिक मारिएगा? 12 मारिएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार के है। तो देश में जितना भी बैंक है वह कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है। तो भारत में संगठित पूंजी बाजार जो है वह याद रखिएगा कि कहाँ है, यह मुंबई में है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि भारत में वित्तीय संस्था के मुख्य रूप होते हैं। तो भारत में वित्तीय संस्थाओं का जो मुख्य रूप होता है वह कितना होता है? तो याद रखिएगा कि वह 2 होता है। प्रश्न नंबर 7 है कि वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार का होता है। तो वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार का होता है, एक पूंजी बाजार और एक मुद्रा बाजार। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 8 है कि भूमि विकास बैंक निम्न से किसके लिए ऋण मुहैया कराता है। तो जो भूमि विकास बैंक होता है वह ट्रैक्टर के लिए, पावर प्लांट या पंपिंग सेट सभी के लिए क्या करता है कि ऋण भुगतान मुहैया कराता है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि सूक्ष्म वित्त की सुविधा निम्नलिखित में से किसे दी जाती है। तो सूक्ष्म वित्त मतलब कि कम कम जो है लोन वह किसको दिया जाता है? तो वह दिया जाता है छोटे छोटे तबके के लोगों को, जो छोटे छोटे लोग होते हैं आय वाले, उन्हें दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि एवं उससे संबंधित कुटीर उद्योग से है। तो याद रखिए कि बिहार का जनसंख्या का 75% है। कितना है? 75%। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि राज्य के गैर वित्तीय संस्थागत स्रोत मतलब वह बिहार का नहीं होगा, वह दूसरा, वह खुद प्राइवेट होगा। तो कौन होगा? वह महाजन भी हो सकता है, सेठ साहूकार भी हो सकता है, व्यापारी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है कि राज्य के वित्तीय संस्थागत स्रोत है। तो राज्य के वित्तीय संस्थागत स्रोत कौन कौन से है? तो नाबार्ड भी है, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तीनों के तीनों है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ। तो सहकारिता विधान जो है ना, आप लोग याद रखिएगा कि ये 1904 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्त के साधन है। संस्थागत मतलब सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश की
कि माइक्रो फाइनेंसिंग की सफलता देखकर भारत प्रभावित हुआ था। माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब कि सूक्ष्म वित्त। तो याद रखिएगा कि अपना पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, वहीं पर मोहम्मद यूनिस नामक एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या है? तो भारतीय मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क और ख दोनों। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने इस प्रकार से कि भारतीय पूंजी बाजार मूलतः पूंजी उपलब्ध कराती है। तो जो पूंजी बाजार होता है वो याद रखिएगा कि यह क्या करता है कि यह दीर्घकालीन कराता है। क्या करता है? दीर्घकालीन कराता है। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि सरकारी वित्तीय संस्थाएं है। तो पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक, तीनों के तीनों क्या है? सरकारी वित्तीय संस्था है। प्रश्न नंबर 19 है, बिहार की जनसंख्या गांव में निवास करती है। मतलब बिहार का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है वह गांव में निवास करता है? तो यह 90% के लगभग। कितना है? 90%। पूरा जानिएगा तो यह हो जाएगा 88.3% हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने, बिहार में अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं है। तो अर्ध सरकारी मतलब आधा सरकार का और आधा प्राइवेट संस्थान का। कौन है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, ये दोनों के दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से किसका सराहनीय योगदान है। तो अभी बताया कि अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, और कौन सा व्यक्ति? तो मोहम्मद यूनिस। और याद रखिएगा कि इसे 2006 में क्या है कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से किसके लिए सराहनीय हुई। तो अभी बता दिया कि मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? मतलब लंबे समय के लिए ऋण कौन प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक करता है। कौन करता है? भूमि विकास बैंक। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय कौन सा है? मतलब कि गैर संस्थागत है तो हमारे गांव में कौन होता है? महाजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो ये कब बना था? ये बना था 1929 में। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने, देश में सभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या है? मतलब कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है ना, ये सभी क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और यह 196 है। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने दिया हुआ है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होता है? तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता जो होता है वह सरकार को, व्यक्ति को और व्यावसायिक संस्थाओं तीनों को होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? तो इसका पहले नाम था भूमि बंधक बैंक था। क्या था? भूमि बंधक बैंक। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने दिया हुआ कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड जो होता है, नाबार्ड देखिए, नाबार्ड इस प्रकार से लिखा था, नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग, देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता है। तो इसका स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये आपको मुद्रा, बचत और साख वाले भी चैप्टर में बताया था कि हमारा जो राष्ट्रीय बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक जो होता है उसका राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था। एक तो हुआ था 1969 में और दूसरा हुआ था 1980 में। तो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? 1969 दिया हुआ है और 1980 भी है, लेकिन पहला यहाँ पर पूछने का सेंस है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है
भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी याद रखिएगा कि जो मुंबई है इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो याद रखिएगा कि उस समय अभी बताया था कि उस समय कि उस प्रश्न के अनुसार 19 है, लेकिन उस समय जो थे वह सिर्फ, अभी वर्तमान में देखिएगा तो सिर्फ 12 ही है। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? जिसकी स्थापना हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। सॉरी, देखिए इसका एक्ट आया था 1934 में, लेकिन स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सहकारिता आंदोलन हुआ था 1904 में प्रारंभ। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 और आज का लास्ट प्रश्न है, वो देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाएं है? निम्न में से कह रहा है कि संस्थागत जो है वह वित्तीय संस्थाएं कौन सा है? तो संस्थागत है सहकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग क्या करिएगा कि जो भी होता है आप लोग का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, उन सभी प्रश्नों को आप लोग समझते चलिएगा।